नमस्कार दोस्तों। आज हम पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जो भी घटनाक्रम हुआ उसका एक विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा 22 अप्रैल 2025 को देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और वो घटना थी जम्मू कश्मीर के पहलगाम जनपद में बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों की हत्या। एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। इसके पहले भी भारत में हत्याकांड हुए हैं या आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस आतंकवादी घटना का जो स्वरूप था ऐसा स्वरूप पहले नहीं दिखाई पड़ा। अब देखिए, मारा भी गया तो धर्म पूछकर मारा गया। भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग कुछ सुकून के पल, कुछ आनंद के पल बिताने के लिए भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम बैसरन घाटी में पहुंचते हैं, इसलिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भागम भाग होता है इससे कुछ सुकून मिले, कुछ आनंद मिले। और वहां पर मौत का इस तरह का नंगा नाच खिलाया जाता है, और वो भी नंगा नाच ऐसा नहीं, धर्म पूछ कर, कलमा पढ़वा कर। और जब इससे भी संतुष्ट नहीं मिली तो पैंट उतरा कर। देखा गया कि हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हैं तो गोली चला दी गई और ये मौत का नंगा नाच लगभग आधे घंटे तक चला। ये निशान 22 अप्रैल के हैं, जब पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ। जो लोग वहाँ पे मरे उनके परिवार का कत्ल नहीं, हमारा भी कत्ल हुआ है, पूरे कश्मीर का कत्ल हुआ। कश्मीर का ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब क्राइम स्पॉट बन गया है। वहां ना कोई सिक्योरिटी थी, ना पुलिस थी, ना कोई और चीज थी। अब बात करें कि सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं थी, ये भी एक मुद्दे उठते रहते हैं देश में कि वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। भारत का इनपुट इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है, भारत की जो आईबी है या जो इंटेलिजेंस विंग है इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है। तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये था कि बैसरन घाटी जून में खुलती है और अमरनाथ यात्रियों के लिए खुलती है, इसके अलावा बंद रहती है। लेकिन वहां के लोकल टूर ऑपरेटरों द्वारा इसको 20 अप्रैल 2025 को अपने आप खोल दिया गया। ना तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई, ना ही सुरक्षा बलों को दी गई और ना ही सरकार को दी गई। लिहाजा सब इससे अनभिज्ञ थे, क्योंकि बैसरन घाटी जाने का मार्ग ऐसा है कि वहां पर पैदल या घोड़े के अलावा नहीं जाया जा सकता है। ये पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर है। आखिर आतंकियों ने बैसरन घाटी को क्यों चुना और वहां कैसे पहुंचे, ये इन्वेस्टिगेट करते हुए हम पहले पहलगाम पहुंचे। बैसरन घाटी जाने के लिए यही वो रास्ता है, और ठीक इससे पीछे का जो रास्ता जा रहा है आप देख सकते हैं कि यहीं से ऊपर की तरफ जो पहाड़ी के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है उसी के बीच में बैसरन घाटी है, और यहीं से आगे घोड़े उन्हें मिलते थे जिस पर बैठकर वो सीधे बैसरन घाटी की तरफ जाते हैं। और ये जो आतंकवादी या इन्हें जिहादी कहिए, चूंकि धर्म पूछकर मार रहे थे, इन्होंने कई दिनों पहले कई सारे वहाँ के प्लेसेस थे उन पर रेकी की, और रेकी करने के बाद उनको मिला कि ये घाटी जो है ये बिल्कुल सुरक्षा विहीन है और यहाँ पर उनको अपना खेल करने का मौका मिल गया। इसके पहले इन्होंने 2 जगह और रेकी की थी, वो थी बेताब घाटी और पहलगाम का एम्यूजमेंट पार्क। एम्यूजमेंट पार्क में चूंकि सुरक्षा बहुत थी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे, तो वहाँ इनके चेहरे और पहचान उजागर होने का भय था, इसलिए वहाँ पर यह अटैक नहीं किया गया। और इसके अलावा बेताब घाटी में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के कारण वहाँ पर इनकी दाल नहीं गली, सो इन्होंने 20 को लोकल के साथ, लोकल जो ऑपरेटर थे उनके साथ मिलकर शायद इन्होंने वो रास्ता खुलवाया और वहाँ पर ले गए। चूँकि कुछ चश्मदीदों द्वारा बताया गया है कि रास्ते में हमसे पूछा गया है
कि आप हिंदुओं के मुसलमान, आपके साथ जो जा रहे हैं वो लोग हिंदू मुसलमान। इसका मतलब ये जो भी प्लान था ये पूरा सुनियोजित प्लान था। क्योंकि बैसरन घाटी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाती है, इसलिए लोग इसके दीदार को यहाँ पर लुत्फ उठाने के लिए बेकरार रहते हैं। लेकिन उसका जो हश्र है इस तरह का होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। उन 26 लोगों में जिनको मारा गया है उन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। एक आम घटना होती तो अखबारों में दफन होकर रह जाती, लेकिन चूंकि ये आम घटना नहीं थी। कश्मीर में आतंकी घटनाएं पहले हुई, लेकिन इस तरह की घटना जिसमें निर्दोष पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया, ये अपने आप में अभूतपूर्व थी। इसीलिए जैसे ही ये घटना फैली पूरा देश हतप्रभ रह गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। एक गुस्से का माहौल पूरे देश में बन गया। यह न केवल पर्यटकों पर हमला था बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था, सनातन की अस्मिता पर हमला था। इसने पूरे देश को झकझोर दिया। चूंकि जिसने भी सुना गुस्से से भर उठा, एक जनाक्रोश पैदा हुआ और इसका असर सरकारों तक भी गया। जैसे ही इसकी सूचना सरकारों को मिली, तत्काल पूरा कश्मीर बंद कर दिया गया, सीमाएं बंद कर दी गईं और इन आतंकवादियों की तलाश जारी की गई। जितने भी लोग थे जो भी इनके मददगार हो सकते थे सबको पकड़ा गया, इनसे पूछताछ की गई। कुछ आतंकवादी जिन्होंने इसको पनाह दी थी इन लोगों को, उनके घरों को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। और लगभग 200-250 लोग ऐसे थे जिनके बारे में ये जानकारी थी कि नहीं ये लोग हो सकते हैं इस घटना में शामिल, उनसे पूछताछ चल रही है। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर थी। इस लहर को देखते हुए मोदी सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए। पहला कड़ा फैसला था पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर देना। उन्होंने पूरी तरह से सभी राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए और सरकार ने आदेश दिया कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी राजनयिक भारत छोड़ दें। अपने भी जो दूतावास थे पाकिस्तान में उनको बंद कर दिया गया और पाकिस्तानी दूतावास को भारत में बंद कर दिया गया और कहा गया कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी राजनयिक भारत छोड़ दें, हम कोई इनसे संबंध नहीं रखना चाहते। साथ ही जो भी पाकिस्तानी नागरिक थे यहाँ पर, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आए थे, शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए थे, इनको भी निर्देश दिया गया कि यहाँ से इनका वीज़ा समाप्त होता है और 30 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में ऐसे लोग जो वीज़ा पर भारत आए हैं भारत छोड़ दें। वो चाहे जैसा वीज़ा हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे मेडिकल वीज़ा, जैसा वीज़ा हो, ये भारत छोड़ दें। 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अटारी और वाघा बॉर्डर से 786 पाकिस्तानी वापस लौटे। इनमें 9 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा की वैधता भी खत्म हो गई है। दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद भी भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें 3 साल जेल या 3 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती। साथ ही मोदी सरकार ने कहा कि आतंकी और इनके पालने वाले यानी इनके जो बैकर्स हैं, ये चाहे जहां भी होंगे इनको पाताल से भी खोज कर मारा जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो अभूतपूर्व होगी, जो अकल्पनीय होगी। मोदी सरकार के इस फैसले ने दुनिया को हतप्रभ कर दिया। इसके बाद अगला जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया सिंधु जल समझौते को रद्द करना। भारत पाकिस्तान साथ लगभग 4 जंग झेल चुका है, 4 बार युद्ध हो चुका है, लेकिन कभी सिंधु जल समझौते को रद्द करने की नौबत नहीं, या कहिए कि पिछले जो सरकारें थीं इन्होंने कभी सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार ने एक अभूतपूर्व और कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया और कहा कि भारत में खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने बगलिहार बांध से चिनाब का पानी रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी के पानी का लेवल 7 फीट घटकर 15 फीट रह गया।
चिनाब का पानी लगातार कम होने से 4 दिन बाद 24 अहम शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पाकिस्तान के फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसी घनी आबादी वाले शहरों की 80% आबादी पीने के पानी के लिए चिनाब के पानी पर निर्भर है। लेकिन सरकार और जनता दोनों ही इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें कुछ और चाहिए था, क्योंकि ये बार बार जो भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद का आदान प्रदान होता है, यानी वो वहाँ से आते हैं, हमको मारते हैं और हम उनको आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं। इसको देखते हुए, क्योंकि इसके पहले भी भाजपा के कार्यकाल में 3 हमले हो चुके हैं, उड़ी का हो चुका है, बालाकोट का हो चुका है, तो पुलवामा हो चुका। इनके कारण लोग आक्रोशित थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन उससे लोगों का मन नहीं भरा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इस बार चूंकि पानी सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पाकिस्तान को एक सबक दे। इसी को देखते हुए सरकार ने एक घोषणा की, पहले कर चुकी थी कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले और आतंकवादी चाहे पाताल के नीचे तक घुस जाएंगे, उनको वहां से निकाल कर मारा जाएगा। इसी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 6 और 7 मई की रात लगभग 1:05 पर ऐसी कार्रवाई हुई दोस्तों, जो पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। 9 ठिकानों को भारत सरकार के निर्देश पर सेना द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया। आतंकवादी जो खेप जो उग रही थी, जो पल रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, उनमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल थे। पहला ठिकाना बहालपुर में मरकज सुभान अल्लाह, जो जैश का हेडक्वार्टर था। दूसरा ठिकाना पंजाब का मरकज तैयबा, जहां लश्कर का कैंप था। ओसामा बिन लादेन ने इसमें 1 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। तीसरा ठिकाना सरजाल का तहरा कलां फैसिलिटी, यह जैश की लॉन्चिंग साइट थी। चौथा ठिकाना सियालकोट का महमूना जोया, जो हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप था। 5वां ठिकाना पीओके के बरनाला में मरकज अहले हदीस, जो लश्कर तैयबा का अड्डा था। 6ठा ठिकाना पीओके के कोटली का मरकज अब्बास। ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि 26 पर्यटकों को मारकर उनकी जो विधवा बेटी थी, बहनें थी हमारी, जो उनकी पत्नियां थी, उनके मांग का सिंदूर मिटाया गया था। और इसीलिए उन महिलाओं को समर्पित करते हुए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, जो उन 26 महिलाओं को समर्पित था। इसके बाद सरकार ने एक और चाल चली। ये जो ऑपरेशन था, इसका नेतृत्व विंग कमांडर व्योमका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। ये दिखाने का काम किया गया कि आपने बेटियों की मांग उजाड़ी है, बेटियों के माथे का सिंदूर पहुंचा है, और इसका बदला भारत की बेटियां ही लेंगी। इसके बाद 8 तारीख को शाम को हमास की तर्ज पर पाकिस्तान ने भारत पर रॉकेट अटैक किया। बड़े पैमाने पर लगभग 50 रॉकेट एक साथ दागे गए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर। लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र, या कहिए रूस के द्वारा लिए गए S-400 के द्वारा, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने इन रॉकेटों को और पाकिस्तान से आई मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। यानी कोई भी रॉकेट या मिसाइल ऐसी नहीं थी जो भारत की सीमा के अंदर गिरी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया या बर्बाद कर दिया गया। भारत ने 8 तारीख को फिर पलटवार किया और पाकिस्तान के 9 शहरों पे उसने ड्रोन से अटैक किया और इनका जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था, इसको तबाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
जिसमें अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई। इसके साथ ही जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह हो गए। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद हुई और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जो उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम हमले में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कामयाबी है वो केवल इसलिए नहीं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और इसके एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। भारत की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो आज इसके पहले शायद भारत में कभी नहीं दिखी, वो ये कि आज जितने भी महाशक्तियां हैं चीन को छोड़कर, आज सारी भारत के साथ खड़ी हैं। पहली बार हो रहा है कि रूस तो हमारा परम सहयोगी मित्र है, लेकिन आज अमेरिका भी भारत साथ खड़ा है। उसने भी हमले की जिम्मेदारी पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर दी और पाकिस्तान से कहा कि आप हमला रोकें, अन्यथा की स्थिति में फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तान दौड़कर पहुंचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और वहां भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई और इस हमले का दोषी पाकिस्तान को ही माना गया। भारतीय सेना आज जिस तरह लड़ रही है, युद्ध शुरू है, युद्ध चल रहा है। 8 तारीख की रात को भीषण जवाब भारत द्वारा दिया गया, भीषण गोलाबारी की गई, लगभग पाकिस्तान के सभी शहरों पर बमबारी हुई, रॉकेट हमले हुए और बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इसके बाद आज जो भारत है, जिस तरह भारत की सेना पाकिस्तान को मार मार कर पटक रही है या पटक पटक के धो रही है, वो अपने आप में अप्रतिम है। आज भारत का सम्मान बढ़ा है भारत में और पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा विश्व भारत की ओर है, तो भारत का सम्मान बढ़ा है और आज पूरा विश्व भारत साथ खड़ा हुआ है। युद्ध चल रहा है, क्योंकि आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। युद्ध होगा, शांति होगी, समझौता होगा, लेकिन ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तान अपने इतिहास को दोहराएगा। क्योंकि भारत से इसके पहले जो युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था और जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान ने एक बच्चे को जन्म दिया था। आज फिर वही इतिहास पाकिस्तान दोहराने जा रहा है और इस बार उम्मीद है कि एक नहीं, पाकिस्तान 3 बच्चों को जन्म देगा, जिनमें बलूचिस्तान, सिंध और पीओके ये भारत में आएगा। तो लगभग इतना है और उम्मीद करते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय होगी और भारत फिर अपना पुराना इतिहास दोहराते हुए पाकिस्तान को सरेंडर करेगा और पाकिस्तान पर जीत दर्ज करेगा और भारत का सम्मान एक बार फिर संसार में सबसे ऊपर होगा। और उम्मीद है कि भारत विश्वगुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।